प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर में लगभग 10,000 करोड़ रुपए लागत की 3 प्रमुख विकास योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित उरमांझी में 4 टेक्सटाइल कंपनियों की यूनिट का किया शुभारंभ। नियुक्ति पत्र का भी वितरण। आज से 2 दिवसीय संताल के दौरे पर। जिलों के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्षों के नाम पर लगी मुहर। योजना एवं विकास विभाग ने जारी किया अधिसूचना। राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में आज सवेरे छाया रहा कोहरा। आज से न्यूनतम तापमान में होगी गिरावट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली। समाचार में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 127 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाएं और 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत की 3 प्रमुख विकास योजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री उर्वरक संयंत्र, एम्स और भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद के क्षेत्रीय केंद्र के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 26 साल से बंद उर्वरक फैक्ट्री एक बार फिर से उत्पादन के लिए तैयार है। इस प्लांट की क्षमता तकरीबन 14 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष की है। गोरखपुर का यह खाद कारखाना राजनीतिक दलों के लिए चुनावी मुद्दा ही बनकर रह गया था, लेकिन 3 दशक बाद पूर्वांचल के फलक पर एक बार फिर बड़ी औद्योगिक इकाई शुरू होने जा रही है। इस पूरे पूर्वांचल इलाके की एक नई आर्थिक इकोनॉमिक प्रोग्रेस, उनकी ग्रोथ का एक नया द्वार खुला है। तकरीबन 600 एकड़ में फैला यह खाद कारखाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट था। यह कारखाना 8600 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में इसका शिलान्यास किया था और उन्हीं के हाथों से इस कारखाने का शुभारंभ भी होगा। महज 4.5 साल में ये कारखाना बनकर तैयार हो गया। प्लांट की खासियत इसका प्रिलिंग टावर है, जो दुनिया में अब तक का सबसे ऊंचा टावर है। यहाँ 158 मीटर ऊंचा प्रिलिंग टावर बनाया गया है, जो उच्च गुणवत्ता की यूरिया उत्पादन करने में सक्षम है। वहीं अत्याधुनिक प्लांट में तकरीबन 31 मेगावाट बिजली का उत्पादन बिना प्रदूषण के किया जाएगा। ये कारखाना साल 1990 में बंद हो गया था और साल 1998 में जब योगी पहली बार सांसद बने, तभी से वे संघर्षरत थे। उनका सपना अब जाकर पूरा हो रहा है। यह खाद कारखाना केवल यहाँ पर किसानों को समय पर उर्वरक और रसायन उपलब्ध कराने में, बल्कि ढेर सारी रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। गोरखपुर एम्स भी जनता की सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार है। तकरीबन 1000 करोड़ की लागत से गोरखपुर का एम्स बनकर तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में एम्स का भी शुभारंभ करेंगे। गोरखपुर एम्स से पूर्वांचल, बिहार और नेपाल के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। एम्स बनने से हुआ है कि गरीब लोगों का भी कम से कम दाम में इलाज हो जा रहा है और अच्छी इलाज हो रहा है। दूर जाना पड़ता था और प्राइवेट में जाना पड़ता था तो फीस बहुत ज्यादा लगती थी। यहाँ पे कम फीस है और मतलब अच्छी सुविधा है। गिना चुना भारत में बहुत कम एम्स है, जो कि एक गोरखपुर में बन गया। तो धन्यवाद देता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को कि गोरखपुर के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए, गोरखपुर के लिए खास इतना सोचा और एम्स बनाया।
गोरखपुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ICMR के क्षेत्रीय सेंटर का भी लोकार्पण करेंगे। तकरीबन 36 करोड़ की लागत से बना ये सेंटर सभी वेक्टर बीमारियों की जांच करने में सक्षम होगा। साल 1977 में पहली बार इंसेफ्लाइटिस के मरीज गोरखपुर में चिन्हित हुए थे, लेकिन कोई ऐसा सेंटर अब तक नहीं बन पाया था जहां इस तरह की जांच वैश्विक पैमाने और वैज्ञानिक विधि से आसानी से हो पाए। अब इस इंस्टीट्यूट के बन जाने से क्या होगा, जैसे टीबी है, मलेरिया है, HIV है, एड्स है, बहुत सारी जो बीमारियां हैं जिसके ऊपर हम लोग नए नए रिसर्च कर पाएंगे, उनके ऊपर नई ड्रग्स आ रही हैं, उनके ऊपर रिसर्च हो पाएगी। और जो लोगों के सैंपल कभी बाहर भेजने पड़ते हैं, जैसे NIV पुणे भेजने पड़ रहे हैं, दिल्ली भेजने पड़ रहे हैं, वो नहीं भेजने पड़ेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री अपनी गोरखपुर यात्रा के दौरान तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश की तकरीबन 5 करोड़ की जनता विकास और खुशहाली की नई शुरुआत से लाभान्वित होगी। 7 दिसंबर को मंगलवार का दिन गोरखपुर और पूर्वांचल के लोगों के लिए मंगल लेकर आने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इलाके को 3 बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं। इसके बाद पूर्वांचल की तरक्की का रास्ता सरपट दौड़ पड़ेगा। कैमरामैन शुभम के साथ अजय विक्रम सिंह, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल नई दिल्ली में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में कोविड महामारी के बाद वैश्विक आर्थिक सुधार और अफगानिस्तान की स्थिति सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। साल 2019 नवंबर के बाद ये पहला मौका है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आमने सामने मुलाकात हुई। मौका रहा भारत रूस के बीच 21वां वार्षिक शिखर सम्मेलन का। प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया और महामारी के दौरान टीके से लेकर नागरिकों के सुगम आवाजाही और जारी अन्य साझेदारियों के प्रगति पर विशेष संतोष जताया। दोनों देशों के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता के लिए राष्ट्रपति पुतिन का विशेष रूप से आभार जताया और कहा कि नए भू राजनीतिक परिदृश्य में संबंध नए आयाम छू रहे हैं। लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आज सामान्य रूप से प्रश्नकाल की कार्रवाई हुई। इस दौरान सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र और महत्वपूर्ण सवालों को लोकसभा में उठाया। इधर राज्यसभा की कार्यवाही हो हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। भाजपा संसदीय दल की महत्वपूर्ण बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों को सदन की कार्यवाही में मौजूद रहने के निर्देश दिए। श्री मोदी ने कहा कि संसद में मौजूद रहना सांसदों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश हित में काम करना ही सांसदों का अहम जिम्मेदारी है उनकी। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद खेल स्पर्धा, तंदुरुस्त बाल स्पर्धा और सूर्य नमस्कार स्पर्धा आयोजित करने का आह्वान किया। पीयूष गोयल जी ये सब उपस्थित है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज हम सब संसद के लिए, हमारे सब संसद के लिए 2-3 अच्छे उन्होंने कॉल दिया है, गिवन ए कॉल। एक तो संसद खेल स्पर्धा, सभी अपने अपने क्षेत्र में जो अभी खेल का माहौल भी, द स्पोर्ट्स एटमॉस्फेयर इन द कंट्री, ये बहुत अच्छे बन रहे हैं और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना ही, स्पोर्ट्समैन को इंस्पिरेशन देना भी, एनकरेज करना भी संसदों का काम है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है और नित नए कीर्तिमान भी गढ़े जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1,28,74,10,590 हो गया है। अधिक कोविड रोधी टीका लगाए गए हैं। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान 79 लाख से अधिक टीकों की खुराकें दी गई हैं। एक ट्वीट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में 85% से अधिक पात्र लोगों को कोविड की पहली डोज दिए जाने पर देशवासियों को बधाई दी है। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आने के बाद वैज्ञानिकों ने कहा है कि भारतीयों में कोरोना के खिलाफ हाइब्रिड इम्यूनिटी मिली है और ये देश के लिए सकारात्मक है।
हाइब्रिड इम्यूनिटी ऐसी चीज़ है कि एक बार अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है पहले, तो उसके बाद अगर आप वैक्सीनेशन लेंगे तो और भी प्रोटेक्शन बढ़ जाएगी उसके साथ। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस रीज़न कि वैक्सीन है उसकी एफिकेसी मतलब ज़्यादा हो जाता है अगर आपको पहले इन्फेक्शन हुआ है। वी नो दैट इन इंडिया मेनी पीपल हैव बीन इन्फेक्टेड ऑलरेडी, जो डेल्टा वेव जो इस साल के शुरू में जो मार्च अप्रैल में हुआ था। इसी कारण हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वैक्सीन के जो महत्वपूर्णता है, जो इम्पोर्टेंस है, वो ज़्यादा हो जाएगा इससे। फर्स्ट और सेकेंड डोज दोनों लेनी चाहिए। जिन्होंने सेकेंड डोज नहीं लिया उनको लेने चाहिए प्रायोरिटी पे, और जितना भी हो सकता है सबको पॉपुलेशन की जो पूरा कवरेज है वो करनी चाहिए फर्स्ट डोज से। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 6,822 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि 10,004 लोग इस महामारी से उबरकर स्वस्थ हुए हैं। परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,822 नए मामले सामने आए हैं, जो कि 558 दिनों में सबसे कम है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 10,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.36% हो गया है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 10 नए मरीज मिले हैं, जबकि 6 लोगों ने कोविड को हराकर जिंदगी की जंग जीती है। राज्य में अब कोरोना के 131 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट घटकर 98.49% है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के विशेषज्ञों के रणनीतिक सलाहकार समूह की आज बैठक होगी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरी दुनिया दहशत के साए में है। विकसित राष्ट्रों के अलावा कई देशों में बूस्टर खुराक देने की मांग हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का टीकाकरण पर विशेषज्ञों का रणनीतिक सलाहकार समूह आज कोरोना टीकों की बूस्टर डोज पर चर्चा करने के लिए एक अहम बैठक करने जा रहा है। इस बैठक में बूस्टर डोज की आवश्यकता पर चर्चा होगी। इस समय विश्व स्वास्थ्य संगठन के पास बूस्टर डोज देने को लेकर काफी कम साक्ष्य मौजूद हैं और इस पर कोई निष्कर्ष भी नहीं निकला है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए लोगों को टीका देना शुरू करने और प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के संबंध में चिंताएं बढ़ी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार हुनरमंद, जरूरतमंद युवाओं और महिलाओं को रोजगार से जोड़ने में जुटी है। कोरोना काल में भी सरकार ने घर बैठे रोजगार, किसानों, मजदूरों को रोजगार के लिए योजना बनाई और उस पर अमल भी किया है। उसी प्रयास की पहली कड़ी में रांची जिले के ओरमांझी में 4 टेक्सटाइल कंपनियों की इकाइयों का उद्घाटन और 2000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। हमारी मां बहनों का, हमारे भाइयों के द्वारा सिए हुए कपड़े को उन कारीगरों के हाथ से बनाए हुए कपड़ों को दुनिया के अलग अलग कोने में पहुंचाकर लोग उसका उपयोग करें। ये निश्चित रूप से झारखंड में हुनर की कमी नहीं है, लोगों में कार्य क्षमता की कमी नहीं है, बशर्ते उसे हम कैसे उपयोग करते हैं और कितने सम्मान के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 2 दिवसीय संताल दौरे पर हैं। संताल दौरे के क्रम में मुख्यमंत्री दुमका के पुलिस लाइन मैदान में कल आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत प्रमंडल स्तरीय मेगा शिविर में हिस्सा लेंगे और संताल परगना के पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज, देवघर, जामताड़ा और दुमका के विभिन्न गांवों से आने वाले लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर दुमका के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उपायुक्त ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी विभागों के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिया। सभी लाभुकों के मध्य आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का समुचित प्रचार प्रसार और साथ ही साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं के समुचित प्रचार प्रसार के लिए सभी विभागों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जिनसे कि लोगों को अधिक से अधिक सूचना उपलब्ध कराई जा सके। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस विराम के बाद अरे हरी भाई, कहाँ भागे जा रहे हो? तेरी भौजी को दर्द उठ गया है, दाई लाने जा रहा हूँ। दाई?
कौन जमाने में जी रहे हो भाई? मुफ्त में ममता वाहन बुलाओ, अब भौजी को सरकारी अस्पताल लेकर जाओ। हाँ हाँ, कहने में कहा जाता है, जिसको खर्च उठाना पड़ता है वो न समझता है। हरी भाई, सरकारी अस्पताल में प्रसव के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं। वहाँ सारी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है, और वो भी 24 घंटे। सच? हाँ हरी भाई, बिल्कुल सच। कोई खर्च ना इसमें होता, बढ़कर सुविधा जो कोई लेता। झारखंड सरकार आएगी आपके द्वार। नवंबर से 29 दिसंबर तक हर पंचायत में लगेगा शिविर। समस्याओं का त्वरित होगा निष्पादन। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। नहीं, पानी तो पिला दो। 6 महीने तो होने दे। दादी, नाम दे दो। रुक जा, पहले 6 महीने तो होने दे। उसमें क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने से पहले कुछ और खिलाया पिलाया तो हो जाएगा 10। 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का ही दूध, समझी? अरे वाह। समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्य के विभिन्न जिलों के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्षों के नाम की घोषणा कर दी गई है। सभी मंत्रियों को राज्य के सभी 24 जिलों के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। इस संबंध में योजना एवं विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्री जगन्नाथ महतो को रांची जिला, आलमगीर आलम को साहिबगंज, गोड्डा और बोकारो, डॉक्टर रामेश्वर उरांव को गुमला, सिमडेगा और खूंटी, चंपई सोरेन को दुमका, देवघर और जामताड़ा, जोबा माझी को लातेहार, पलामू और पाकुड़, सत्यानंद भोक्ता को हजारीबाग, रामगढ़ और लोहरदगा, पन्ना गुप्ता को सरायकेला खरसावां और धनबाद, बादल को गढ़वा और पश्चिमी सिंहभूम, मिथिलेश कुमार ठाकुर को चतरा और पूर्वी सिंहभूम, हफजुल हसन को कोडरमा और गिरिडीह जिला की 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। राज्य में चक्रवातीय तूफान जवाद का असर कमजोर पड़ गया है। राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में आज सवेरे कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिसके कारण ठंड बढ़ने की संभावना है। आजादी के सफर की आज की कड़ी में जानते हैं स्वतंत्रता सेनानी योगेंद्र शुक्ल के बारे में। काला पानी में यातनापूर्ण 5 वर्ष सहित 17 वर्ष की कैद और 2 बार जेल तोड़ने का साहस तो महान स्वाधीनता सेनानी योगेंद्र शुक्ल के जीवन की कठिनाइयों की झलक मात्र है। योगेंद्र का जन्म बिहार के वैशाली में हुआ था। योगेंद्र शुक्ल कई वर्ष तक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के वरिष्ठ सहयोगी, मार्गदर्शक और प्रशिक्षक रहे। उन्होंने बिहार में संगठन बनाने का फैसला भी किया। 1932 में ब्रिटिश जासूस ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल भेज दिया गया। साथ ही कैदियों के साथ वे बैलों की तरह मिलों में जुटे रहते थे। योगेंद्र शुक्ल ने अंग्रेजों के अमानवीय अत्याचार के विरोध में जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। कालापानी में 5 वर्ष की सजा के बाद योगेंद्र शुक्ल को हजारीबाग कारागार भेज दिया गया। मार्च 1938 में वो जेल से रिहा हो गए। योगेंद्र शुक्ल इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन शीघ्र ही जयप्रकाश नारायण के समझाने पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। ऑल इंडिया किसान सभा की सेंट्रल कमेटी के सदस्य बनने के बाद 1940 में योगेंद्र शुक्ल को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया तो उन्होंने जेल से ही इसमें हिस्सा लिया। साहसिक कदम उठाते हुए वे जयप्रकाश नारायण और अन्य सहयोगियों के साथ मध्य रात्रि को जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए। चूंकि जयप्रकाश नारायण बीमार थे, इसलिए योगेंद्र शुक्ल ने उन्हें कंधे पर उठा लिया और गया तक
करीब 124 किलोमीटर दूरी तय की। योगेंद्र ने मुजफ्फरपुर में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। उस समय उनके कुछ साथी मुजफ्फरपुर जेल में कैद थे। यहाँ भी योगेंद्र ने जेल तोड़ने में उनका नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने योगेंद्र शुक्ल की गिरफ्तारी पर बड़े इनाम की घोषणा की थी। बड़ी मुश्किल से अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें छल के सहारे गिरफ्तार किया। 1946 में स्थानीय सरकार के दबाव में अंग्रेजों ने बाद में उन्हें रिहा कर दिया। स्वतंत्रता के बाद 1958 में योगेंद्र शुक्ल को बिहार विधान परिषद के लिए मनोनीत किया गया। वे 1960 में मृत्यु पर्यंत गरीबों के हित के लिए सक्रिय और मुखर रहे। राष्ट्र के लिए उनके प्रेम और समर्पण को याद रखना ही संभवतः मातृभूमि के महान सपूत को सच्ची श्रद्धांजलि है। आज बाघा जतिन की जयंती भी है। जतेंद्र नाथ का जन्म अविभाजित बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। उन्हें बाघा इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने रॉयल बंगाल टाइगर से लड़कर गांव वालों को बचाया था और कटार से बाघ को मार गिराया था। श्री अरबिंदो ने जतिन को सीक्रेट सोसाइटी बनाने का निर्देश दिया। वो सीक्रेट सोसाइटी जुगांतर के नाम से जानी गई और बाघा जतिन उसके कमांडर इन चीफ बने। जतिन ने अनेक युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने कहा था, आमरा मोरबो जगत जाग पे, मतलब हम राष्ट्र को जगाने के लिए बलिदान देंगे। वर्ष 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो जतिन ने विदेशी सहायता मांगी। वे बालेश्वर के निकट हथियारों की खेप लेने जा रहे थे, लेकिन इस खेप की भनक एजेंट को मिल गई और अंग्रेजों ने समूह पर हमला कर दिया। जतिन और उनके समूह के सदस्य बहादुरी से लड़े, लेकिन बाघा जतिन इस लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गए और अगले दिन बालेश्वर सिटी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। महान योद्धा बाघा जतिन को हमारी ओर से शत शत नमन। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब कुछ खबरें देखते हैं राज्य के विभिन्न जिलों से। संबलपुर रेल मंडल के संबलपुर और हीराकुद स्टेशन के बीच पटरियों का दोहरीकरण कार्य किया जा रहा है। इस कारण हटियापुरी हटिया एक्सप्रेस ट्रेन कल से 14 दिसंबर तक परिवर्तित मार्ग से चलेगी। कायाकल्प की टीम ने लोहरदगा सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सदर अस्पताल के लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर, ओपीडी, लैब, जनरल वार्ड समेत कई अन्य वार्डों का निरीक्षण, कई दिशा निर्देश दिए गए। धनबाद जिले के 6 प्रखंडों में और धनबाद नगर निगम में आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप में फूलो झानो आशीर्वाद अभियान, केसीसी राशन कार्ड समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित शिकायतों का निष्पादन किया गया। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त ने जिले के दुर्गम क्षेत्र में सभी योग्य लाभुकों को कोविड-19 वैक्सीन लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य उपकेंद्र में बैठक कर अधिकारियों को वैक्सीनेशन उपकेंद्र बनाने का निर्देश दिया। जिले के विभिन्न प्रखंडों में आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने मनरेगा के तहत जॉब कार्ड, पेंशन योजना के लाभुकों को स्वीकृति पत्र और जरूरतमंदों के बीच कंबल के साथ धोती साड़ी का भी वितरण किया।
हजारीबाग जिले में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान इचाक प्रखंड के कुरहा में शिविर लगाया गया। शिविर में कंबल, धोती, साड़ी और महिला समूहों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण और कोरोना का टीका भी लगाया गया। कृषि सचिव अबूबकर सिद्दीक पी ने सिमडेगा में कृषि और संबंधित विभागों की विस्तृत समीक्षा की। दौरे के क्रम में उन्होंने एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का भी भ्रमण कर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। रांची ट्रैफिक पुलिस ने कई वाहनों से विशेष नेम प्लेट को हटवाया और वाहन मालिकों से 35,000 रुपए जुर्माना भी वसूला। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर विशिष्ट शब्द का इस्तेमाल करने पर रोक है। कल से वाहन पर लिखे विशिष्ट शब्द को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे की महाप्रबंधक अर्चना जोशी ने रांची रेल मंडल के कर्मचारियों के चयनित मेधावी बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान किया। दक्षिण पूर्व रेलवे महिला कल्याण संगठन की रांची मंडल शाखा विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षेत्र में काम करती आ रही है। चुनाव आयोग ने देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री को हटाने का आदेश दिया है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 15 दिनों के अंदर आरोप पत्र गठित करते हुए उपायुक्त पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि आयोग की सहमति के बिना भजंत्री को भविष्य में चुनाव से संबंधित किसी भी तरह के कार्य में नहीं लगाया जाएगा। चुनाव आयोग ने मंजुनाथ भजंत्री को गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे पर एक ही दिन में 5 थानों में प्राथमिकी दर्ज कराने के मामले में दोषी माना है। आईआईटी आईएसएम धनबाद ने अब तक के कैंपस प्लेसमेंट के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस साल छात्रों को उपलब्ध कराए गए प्लेसमेंट के अवसरों की संख्या में 2 गुना से अधिक की वृद्धि देखी गई। पिछले वर्ष 2020-21 की तुलना में 0 डे पर भाग लेने वाली कंपनियों की समग्र संख्या 170 हो गई है। जारी किए गए नौकरियों के प्रस्तावों की कुल संख्या 246 से बढ़कर 557 हो गई है। ऐसा पहली बार हुआ जब कई विदेशी कंपनियों और नए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इस बार पंजीकृत किया, जिसमें छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 127 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाएं और 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। और समाचारों में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की लागत की 3 प्रमुख विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित ओरमांझी में 4 टेक्सटाइल कंपनियों की यूनिट का किया शुभारंभ। नियुक्ति पत्र का भी वितरण। आज से 2 दिवसीय संताल के दौरे पर। जिलों के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्षों के नाम पर लगी मुहर। योजना और विकास विभाग ने जारी की अधिसूचना। और राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में आज सवेरे छाया रहा कोहरा। आज से न्यूनतम तापमान में होगी गिरावट। मैं घूंघट नहीं लूंगी। अरे पूरे इलाके में नाम है उसका। चिंता मत करो, बड़ी होके बहुत खुश रहेगी माँ। गलती हो गई हमारी छोरी से, उसकी तरफ से मैं माफी मांगू हूँ।